आज मैं आपके साथ अल कादिर केस अपने सेनेटर हजरात के साथ मिलके अल कादिर केस के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल कादिर केस बिल्कुल एक बेबुनियाद और झूठा केस है, और जिस तरह इन्होंने तोशाखाना 1 और साइफर केस को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा था कि बहुत बड़ा केस है और हमने तो पकड़ लिया, और उसके बाद उन्होंने ये दोनों केसों में सज़ा भी मैनेज कर ली थी अदालतों के ज़रिए, क्योंकि जेल ट्रायल था, वहाँ अदालतें मैनेज हो रही हैं तो मैनेज कर ली थी और सज़ा दे दी थी। लेकिन अवाम को पता था कि ये झूठी केस है, और जब मैं पहले दिन तोशाखाना केस में पेश हुआ तो जो हमारी हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, सज़ा को भी और कन्विक्शन को भी ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसी तरह साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, उसमें बहस तो तवील हुई ज़रूर, लेकिन एंड में फिर वो के जो कन्विक्शन थी सेट असाइड हो गई। इद्दत केस फाइल हुआ, उसमें भी बड़ा बात की गई, सज़ा भी मैनेज हो गई, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। तो मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल कादिर केस भी इसी किस्म का झूठा केस है, और मुझे यकीन है कि जब ये हम अपील फाइल करने जा रहे हैं कल, जब ये अपील फाइल होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा। बदकिस्मती से ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत के ज़रिए। अदालतों को हुकूमत ने एक मैदान जंग बनाया हुआ है, लेकिन इन केसों से उनकी जो सियासत है ख़त्म हो रही है, और जो कौम की मोहब्बत इमरान खान के लिए है और जो कौम की मोहब्बत PTI के लिए है वो बढ़ रही है। अब बात करते हैं अल कादिर केस की। क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्योंकि एक हमारा जब भी केस में कोई गुंजाइश ना हो, जब बेबुनियाद केस हो, झूठा केस हो, तो फिर हम कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो कंफ्यूजन में वो झूठ भी बोलते हैं, और इतने बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू हो गए हैं कि हमें सेनेटर्स हमने सोचा कि ज़रूरी है कि हम क्लैरिफाई करें। कौम केस को समझ चुकी है, कौम जानती है केस क्या है, तो मैं सिंपल अल्फाज में इस केस के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ताकि ये जो झूठ बोला जा रहा है और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो। तो हक़ाइक़ क्या है, अल कादिर केस क्या है? अल कादिर केस की बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क। ये लंदन में प्रॉपर्टी है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज। हसन नवाज कौन है, किसके बरखुरदार हैं? वो हैं नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार। उन्होंने ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? वो तब खरीदी थी जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तो सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए था नैब को कि ये प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, लेकिन नैब ने इस चीज को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो 1 हाइड पार्क प्रॉपर्टी थी हसन नवाज से, ये मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने खरीद ली, और खरीद के इसको आगे बेच दिया। कहा जाता है, नैब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 190 मिलियन पाउंड्स की ये बेची गई, और ये 190 मिलियन पाउंड उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स में आ गया। अब एक एजेंसी है इंग्लैंड की, उस एजेंसी का नाम है NCA। NCA का काम ये है कि अगर कोई चोरी का पैसा हो तो वो उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायर करते हैं, और उसके बाद अगर पता चले कि ये चोरी का पैसा है तो उसको फिर वो जब्त कर लेते हैं, उस पैसे को कन्फिस्केट कर लेते हैं। तो NCA को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में, ये उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। और अपनी एक इंक्वायरी शुरू कर दी। अब जब इंक्वायरी की
तो इंक्वायरी के बाद उनको ये पता चला कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि ये पैसा चोरी का है। तो उन्होंने एनसीए ने और मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने एक सेटलमेंट कर ली। वो जो सेटलमेंट है उसकी तारीख बड़ी ज़रूरी है, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और वो 6 नवंबर 2019 को ये एग्रीमेंट साइन की गई। इसमें हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान साहब की काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है इस एग्रीमेंट के साथ। अब जब 6/11/2019 को ये एग्रीमेंट हो गई तो उस एग्रीमेंट के तहत एनसीए ने, यानी जो एनसीए है यूके की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डी फ्रीज कर दिया ये पैसा। और वो डी फ्रीज की डेट भी अहम है, वो है 22 नवंबर 2019 को। तो 6 नवंबर को एग्रीमेंट हुई और 22 नवंबर 2019 को उन्होंने ये पैसा डी फ्रीज कर दिया। अब यूके के कानून के मुताबिक आप अगर ये चोरी का पैसा हो तो आप डी फ्रीज नहीं कर सकते, आपको ये जब्त करना है। जब ये डी फ्रीज किया एनसीए ने तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी का पैसा उनके मुताबिक नहीं था। और उसके बाद ये 22/11/2019 के बाद ये पैसा जो था 103 मिलियन पाउंड जो था वो मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया। ये कब डाला? 29/11/2019 को। सो 6/11/2019, 22/11/2019 और 29/11/2019 जब ये पैसा आ गया, उस वक्त तक कोई काबीना का जजमेंट या फैसला या काबीना का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था इससे। ये बड़ी अहम चीज है जिस पे जाके मैं आगे मजीद बात करता हूँ। अब ये जब हुआ तो यहाँ एक सेकंड के लिए रुक जाएं। अब आ जाते हैं नैब के केस पे। नैब क्या कहता है? नैब ये कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं ये असल में चोरी का पैसा है, और चूंकि ये चोरी का पैसा है इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का इस पे हक है। और इमरान खान साहब की काबीना ने ये फैसला किया कि ये डी फ्रीज किया जाए, और इमरान खान साहब की काबीना ने ये फैसला किया कि ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये है इल्ज़ाम। तो अमारत जो खड़ी की है पूरे केस की, और ये मैं बतौर वकील भी आपको बता रहा हूँ, पूरा केस है नैब का अल-कादिर केस, वो ये है कि ये पैसा जो है ये चोरी का पैसा है। पूरा केस फाउंडेशन इसके ऊपर जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड है, और जजमेंट भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये चोरी का पैसा है। अब चोरी के पैसा हवा में तो आप नहीं कह सकते कि चोरी का पैसा है। चोरी का पैसा साबित करने के लिए आपको कोई अदालती फैसला चाहिए, या पाकिस्तान की अदालत का या बाहर की अदालत का, जो ये कहे कि चोरी का पैसा है और ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि 6 नवंबर 2019 को एनसीए ने ये फैसला किया कि चोरी का पैसा नहीं है, इसलिए इसको डी फ्रीज कर दिया। जो डी फ्रीजिंग ऑर्डर है वो 22/11 एनसीए ने पास किया, और उसके बाद जो 103 मिलियन आने की इजाजत दे दी पाकिस्तान, वो भी जो एनसीए ने किया उससे जाहिर होता है कि ये चोरी का पैसा नहीं है। अब आप जजमेंट देखें, एक जजमेंट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और एक जजमेंट आ गई इसके बाद इंग्लैंड की हाई कोर्ट की। उन जजमेंट में भी ये फैसला किया है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यानी कि चोरी का पैसा नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैं पेश करना चाहता हूं वो है आपकी स्टेटमेंट। जो नैब का जो मेन विटनेस आया ट्रायल कोर्ट में, वो क्या कहता है इसके बारे में। PW35 उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है वो क्या कहता है। सबसे अहम और सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप ये देखें, ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट है। वो कहता है, ये ओथ पे कह रहा है ट्रायल कोर्ट में, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड ऑफ दिस रेफरेंस दैट मलिक रियाज और अली रियाज both co-accused
had been convicted in any criminal case. So वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि भाई ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कोई कन्विक्शन है इसकी, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनते हैं कि जुर्म का पैसा है, तो आईओ साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कोई चीज रेफरेंस पे रिकॉर्ड नहीं है, वो ये इसको मानते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं वो, इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कहते हैं as per record collected by me during investigation, there is no report by Financial Monitoring Unit approving any action against any transaction in the above said accounts. यानी वो कहते हैं कि कोई रिपोर्ट भी नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट की, नैब की, किसी और की, कि ये अकाउंट्स जो हैं इसमें कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है। आगे कहते हैं I do not know as to whether any reference was filed by NAB under the any Anti-Money Laundering Act 2010. कहते हैं कोई रेफरेंस भी नहीं फाइल हुई इस पैसे के बारे में, ये चोरी का पैसा है। I do not know as to whether any court of law in Pakistan declared the aforesaid amount as proceeds of crime for any offence. कहते हैं किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि ये जुर्म का पैसा है। इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं यही आईओ इसी एविडेंस में, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो उल्टा कहते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आपने कभी ये इन्वेस्टिगेशन की कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो इन्होंने कहा अपने एविडेंस में कि हाँ मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ये फैसला किया कि इसमें जुर्म का पैसा है ही नहीं कोई। मैं पढ़ता हूँ। इट इज करेक्ट that the complaint verification was closed against Ali Malik Riaz and other executive. अब दूसरी चीज नैब क्या कहती है, नैब ने ये कहा कि ये काबीना ने फैसला किया था, इमरान खान साहब की काबीना ने फैसला किया था कि इसको डी फ्रीज करें। काबीना ने जो अपना फैसला जिसके बारे में बात करती है नैब, वो है 10 दिसंबर 2019 का फैसला। फ्रीज कब हुआ ये पैसा, किसने फ्रीज किया? एनसीए ने 2018 में। जो एग्रीमेंट की वो किसने की? एनसीए और मलिक रियाज और उनकी फैमिली ने। उसमें काबीना का कोई हिस्सा नहीं, वो उन्होंने की नवंबर में, तब कोई काबीना का फैसला नहीं था। जो डी फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ वो 22 को हुआ नवंबर को, तब भी कोई काबीना का फैसला नहीं था। जो पैसा 103 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो भी काबीना के फैसले से पहले आया। तो ये किस तरह कह रहे हैं कि ये फैसला डी फ्रीजिंग का इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने किया? अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दिखाना चाहता हूं इसके ऊपर। आईओ क्या कहता है इसके बारे में? आईओ कहता है, और मैं फिर पढ़ता हूं पहले। It is correct to suggest that NCA got freezed the above said 9 accounts. वो मानता है कि ये तो NCA ने फ्रीज और डी फ्रीज किए। आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है, उसे पूछा गया, ओथ पे ये बात कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि जी ये, वो कहते हैं as per record out of court settlement was entered into between NCA and Malik Riaz in UK. काबीना की नहीं, NCA ने ये defreeze किया। I have not seen the agreement out of court settlement deed between NCA and Malik Riaz and family. वो कहते हैं मैंने तो देखी भी नहीं है, पता भी नहीं है। ये आईओ है जिसको रेफरेंस फाइल कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये सेटलमेंट क्या हुई या क्या नहीं हुई। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं it is correct that applications seeking freezing of accounts, freezing orders and defreezing orders are not part of record of this reference. कहता है रेफरेंस में मैंने फाइल भी करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो तो बाहर हुआ था, वो तो यूके में हुआ था। फिर ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं, जो मिनिस्टर्स भी बोलते हैं पीएमएलएन के, और जो जज साहब ने भी कहा कि ये काबीना ने फैसला किया डी फ्रीजिंग का। अब आप आगे देखिए क्या कहता है। I have not seen the settlement agreement, hence I cannot say whether it was right or wrong. कहते हैं मैंने देखा ही नहीं सेटलमेंट एग्रीमेंट,
जो एनसीए और मलिक रियाज की हुआ था, मुझे नहीं पता कि सही है या गलत है। सो इन इफेक्ट ये इल्जाम भी बिल्कुल खुद उनके एविडेंस से साबित हो जाता है कि ये फैसला एनसीए ने ही किया। अब तीसरी चीज ये कहते हैं कि एनसीए ने, ये कहते ही हैं कि एनसीए ने और मलिक रियाज ने चले डीफ्रीज उन्होंने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला काबीना ने किया। अब मैंने आपको दिखाया कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में 103 मिलियन पाउंड्स तो काबीना के फैसले से पहले ही आ गया था। तो ये काबीना कैसे फैसला कर सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाएं? बल्कि उसके बरक्स आप सहाफियों ने ही एक डॉक्यूमेंट निकाला है और वो मेरे पास अब मौजूद है, जो जजमेंट है हाई कोर्ट यूके की, उसका पैराग्राफ 45 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैराग्राफ 45 जज साहब ने भी अपने जजमेंट में लिखा है, लेकिन जो लाइनें मैं पढ़ने लगा हूं, आखिरी 4 लाइनें, वो उस जजमेंट में से निकाल दी। और वो क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि जी ये पैसा लाना जो इजाजत दी, जो कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाएं, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो एनसीए की एग्रीमेंट थी और मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी, ये उसका हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान की काबीना या पाकिस्तान की हुकूमत या इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 45 पैरा का पढ़ता हूं पहले अंग्रेजी में और फिर मैं उसको बताता हूं कि क्या कहते हैं। The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6th November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Beria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. As a result of this agreement, the Air Force was subsequently set aside by the agreement. So ये कहते हैं कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डिग्री हुआ था, उसके तहत पैसे ने इजाजत ले ली थी उन्होंने कि हम पैसा निकाल के अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे। ये जजमेंट का हिस्सा है पैरा 45 का, जो जज साहब ने रिप्रोड्यूस नहीं किया। सो 3 चीजें साबित हो गई कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यानी कि चोरी का पैसा नहीं था, हुकूमत का इस पे कोई हक नहीं था। दूसरी, इसको जो फ्रीज किया या डीफ्रीज किया, उसमें काबीना, इमरान खान साहब, हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। और तीसरी चीज ये कि जो ये फैसला था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, इसमें भी किसी किस्म का ताल्लुक इमरान खान साहब, उनकी काबीना, हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था। इसलिए सारा केस जो बनाया है और ये झूठ की बातें करते हैं कि ये एग्रीमेंट थी और काबीना ने ये किया और वो किया, वो बिल्कुल झूठ है। काबीना ने किया क्या? काबीना का फैसला है 3 दिसंबर 2019 का। काबीना के सामने हुकूमत बरतानिया एनसीए ने ये रिक्वेस्ट दी कि जनाब, हम जो आपको पैसा, हमने इजाजत जो दी है और जो पैसा आपके पास आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में, जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। और काबीना ने सिर्फ उस हद तक इजाजत दी कि ठीक है, हमारा ताल्लुक नहीं है इस पैसे से, हमारा चूंकि ताल्लुक नहीं है, हमने ना फ्रीज किया ना डीफ्रीज किया, हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। अब ये कॉन्फिडेंशियल रखना कोई जुर्म नहीं है। सो यहां तक तो हो गया ये मामला। अब तीसरी बात, एक और अजीबोगरीब बात करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब, इसका फायदा जो हुआ, मलिक रियाज साहब ने फायदा इमरान खान साहब और मिसेस इमरान खान को दिया। और फायदा इस तरह दिया, वो कहते हैं कि डोनेट किया उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट को लैंड और बिल्डिंग। अब हम सबको पता है कि डोनेशन देना किसी तरह, वो जो ट्रस्टी होते हैं, ये उनको कोई फायदा नहीं होता। डोनेशन आप जब किसी चैरिटी को देते हैं तो फायदा सिर्फ चैरिटी का ही होता है। आप ईदी ट्रस्ट को जब आप पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, तो आप ईदी ट्रस्ट के ओनर्स को या ट्रस्टीज को आप डोनेशन नहीं देते, उनको कोई फायदा नहीं होता। वो ईदी के जो चैरिटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पर्पस हैं, जो उनके मकसद हैं, मकासद हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप शौकत खानम को पैसा देते हैं
कोई डोनेट करते हैं तो वो ट्रस्टीज तक जा ही नहीं सकता पैसा कानूनी तौर पे, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, वो सिर्फ उन कैंसर पेशेंट्स को हो सकता है जो कैंसर पेशेंट्स जो हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है, अल कादिर यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई गई, ये भी एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और इसका बेनिफिट किसी सूरत में इमरान खान साहब या मिसेज इमरान खान को नहीं हो सकता, इसका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को होना है जो वहां मुफ्त पढ़ेंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, ये नैब का अपना विटनेस, नैब का अपना विटनेस क्या कह रहा है, मैं उसको भी जरा पढ़ के आपको सुनाता हूं।